तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर कर रहे थे दोस्तों। तो हमने चौथे क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चनों को कर लिए थे। हमें 5वें क्वेश्चन से शुरू करना था। ये हमारा सेट 7 चल रहा है दोस्तों। सेट हम लोग 7 को सॉल्व कर रहे थे। चलिए, 5वें क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना था। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, 5वें क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है Cu यानी कि जो कापर होता है, ये हमारा Cu यानी कि कापर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। क्यों? हमें बताना है कि जो कापर Cu होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यों नहीं घुलता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो लिखेंगे Cu जो हमारा कापर होता है वो HCl में नहीं घुलता है, क्योंकि कापर का मानक अपचयन विभव यानी कि जो कापर का, ये जो हमारा कापर है, इसका मानक अपचयन जो विभव होता है हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इसका ऑक्सीकरण H+ द्वारा नहीं होता है। इसीलिए वो जो कापर होता है वो HCl में नहीं घुलता है। यानी कि जो कापर होता है वो HCl में नहीं घुलता है, क्योंकि कापर का मानक अपचयन जो विभव होता है वो हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से अधिक होता है। ये अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इसका ऑक्सीकरण H+ द्वारा नहीं होता है। यानी कि जो जल में यह H+ नहीं देता है, इसलिए यह HCl में नहीं घुलता है। ये हमारा इसका आंसर था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा कह रहा है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों, इसे हम लोग लिखेंगे जिंक के पात्र में, यानी कि जो जिंक है, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता है। यानी कि जो जिंक का पात्र है, जो जिंक का बर्तन है, उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, हमारी सक्रियता श्रेणी है, उसमें जो कॉपर होता है वो जिंक से नीचे रखा जाता है। यानी कि जो कॉपर होता है वो जिंक से नीचे आता है। पात्र का जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण, जो हमारे पात्र या बर्तन का जिंक होता है वो अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयनों यानी कि C2+ को कॉपर में अपचयित कर देता है। क्योंकि जो हमारा जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, इसीलिए वो उसको नहीं रखा जा सकता है। देखिए, ये हमारा CuSO4 यानी कि ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है दोस्तों, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ये हमारा जिंक है, ये हमारा जिंक है। इसे देखिए, यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें से देखिए जो ये जिंक है यानी कि Zn है, जो वो इसको विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि ये हमारे सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। देखिए यहाँ पर उसे, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से इसको देखिए कॉपर कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा अपना सल्फेट बना लेता है, यानी कि अपना सल्फेट बना लेता है। ये हमारा जिंक सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है तथा अपना सल्फेट बना लेता है, ये जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, संकीर्ण ऊर्जा क्या है? तो चलिए दोस्तों, संकीर्ण ऊर्जा को लिखेंगे ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। इसे Ea से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो हमारी जो ऊर्जा होती है, संकीर्ण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, वह संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। इसे Ea से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है दोस्तों। इसमें देखिए हमारा आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोट की वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा 209 केल्विन जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, पहले हमारा इसमें दिया क्या है हम लोग लिख लेते हैं।
इसमें देखिए दोस्तों हमें दिया है 600 केल्विन ताप, यानी कि इसमें हमारे ये हमारा पहले हम लोग अपना इसमें फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला कि इसमें किस फार्मूले का हमें उपयोग करना है। तो हमारा इसमें फार्मूला होता है दोस्तों लॉग K2/K1 बराबर EA। ये जो हमारा EA होता है दोस्तों, इसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि संकीर्ण ऊर्जा को EA से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा EA होता है। ये हमारा फॉर्मूला EA/2.303 इंटू R कोष्टक में 1/T1 माइनस 1/T2, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यही हमारा इसका फार्मूला होता है इसमें हमें निकालने का। चलिए ये हमारा फार्मूला है और हम लोग जानते हैं दोस्तों ये हमारा लॉग K2/K1 है, या मान लीजिए कि लॉग A/B है। तो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि जब बटा में रहता है तो हमारा फार्मूला होता है लॉग A माइनस लॉग B, यानी कि जो बटा में होता है लॉग A/B है। मान लीजिए लॉग A/B है या मान लीजिए लॉग K2/K1 है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है लॉग A माइनस लॉग B। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1। ये हमारा इसका इतनी हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें 600 केल्विन यानी कि हमारा ताप दिया है, T1 का मान दिया है, T1 बराबर हमारा 600 केल्विन दिया है। और इसके लिए हमें कह रहा है ताप पर एथिल आयोडाइड के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोट की वेग स्थिरांक दिया है। प्रथम कोट की जो वेग स्थिरांक होती है इसे हम लोग K1 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि T1 के लिए हमारे K1 का मान हमारा 1.60 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ने EA का मान दिया है। EA बराबर हमारा 209 केल्विन जूल प्रति मोल दिया है। तो इसे हम लोग दोस्तों केजी में बदलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 209 गुणे केजी में बदलने के लिए इसे हम लोग 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो हमारा जूल प्रति मोल हो जाएगा। ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे देखिए क्या कर रहा है 700 केल्विन, यानी कि ये हमारा K2 का मान दे दिया है, T2 का मान T2 का मान दिया है 700 केल्विन। ये हमारा 700 केल्विन हो गया। अब कह रहा है ताप पर वेग स्थिरांक यानी कि K2 का मान हमें ज्ञात करना है। यही हमें इसमें ज्ञात करना था दोस्तों। चलिए अब इसमें हम लोग अपने फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा लॉग, हमने आपको बताया लॉग A/B बराबर होता है लॉग A माइनस लॉग B। तो हमारा ये लॉग K2 माइनस लॉग K1 हो जाएगा बराबर ये हमारा EA का मान रख लीजिए सीधे। EA का मान देखिए हमें दिया है, EA का मान यहाँ पर है, यहाँ पर 209 गुणे 10⁻3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अपान 2.303 गुणे R का मान, यानी कि जो हमारा R होता है R का मान हमारा 3-4 मान होता है, तो इसमें हमें 8.314 लेना है दोस्तों। इसमें R का मान हमें लेना है, तो इसमें R का मान 8.314 हो जाएगा। और इसमें देखिए T1 का मान हमारा 600 है माइनस T2 का मान हमारा 700 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारा लॉग K2 का मान हमें मालूम नहीं है माइनस लॉग K1 का मान हमें देखिए K1 का मान हमें इसमें दिया है 1.60 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा बराबर हमारा 209 गुणे 10⁻³ अपान, अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो इसका दोस्तों जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा 19.147 आ जाएगा। ये हमारा इतना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करने पर 19.147 आ जाएगा। अब इसमें इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का आपस में कर देंगे। तो देखिए हमारा 700 माइनस 600
अपान ये हमारा 600 गुणे 700 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें log K2 का मान हमें ज्ञात करना है। और देखिए माइनस लॉग 1.6 गुणे 10⁻⁻5 है, इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो पहले देखिए ये हमारा K2 का मान ज्ञात करना है, तो K2 हो जाएगा ये हमारा 209 गुणे 10⁻³ ये वाला, अपान इसमें से गुणा किए थे तो 19.147 आया था। अब देखिए ये हमारा, इसमें देखिए 700 में से 600 चला जाएगा तो 100 बच जाएगा, अपान 600 गुणे 700 हो जाएगा। और ये जो ये था माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग 1.6 10⁻⁻5 ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा मान आएगा, चलिए अभी हम लोग बताते हैं। तो ये हमारा लॉग K2 बराबर हो जाएगा ये हमारा 209 गुणे 10⁻³ अपान 19.147, ये हमारा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये हमारा 1/7×6 42 4200 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस इसका मान यानी कि log 1.60 गुणे 10⁻⁻5, इसका जब हम लोग log का मान निकालेंगे तो इसका मान हमारा -4.795 आ जाएगा। इसका जब हम लोग log में यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4.795 इसका मान आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा log है, log को इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये हमारा log K2 बराबर हो जाएगा 209 गुणे 10⁻³ अपान 19.147 गुणे ये हमारा 42 भी आ जाएगा। और ये गुणा एक से कोई मतलब नहीं है, एक लिख लीजिए या मत लिखिए, ये हमारा माइनस हो जाएगा -4.795। अब देखिए ये हमारा log K2 बराबर हो जाएगा, अब देखिए अब ये हो जाएगा 209 गुणे 10⁻³ अपान 19.147 गुणे ये। अब देखिए इसको हम लोग ये जो 4200 है इसको हम लोग 4.2 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 यानी कि 10⁻³ अंक बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 अंक जब इधर आएंगे तो ये हमारे 10 पे पावर में जुटने लगेगा। तो ये हमारा इसको हम लोग यानी कि 4200 को 4.2 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं। तो ये हमारा 4.2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ तो 10⁻³ काट देंगे, ये -4.795 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा log K2 बराबर हो जाएगा 209 अपान ये हमारा 19.147 गुणे 4.2 -4.795 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा K2 बराबर हो जाएगा यानी कि log K2 बराबर हो जाएगा ये हमारा 209 अपान, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 80.4174 आ जाएगा, माइनस ये हमारा 4.795 है, यह है। इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए जब इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो ये हमारा, पहले लिख लीजिए log K2 बराबर, जब इन दोनों को आपस में भाग देंगे दोस्तों तो ये हमारा 2.5989 आ जाएगा। और ये माइनस ये हमारा इतना है 4.795। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारा log K2 का मान आएगा, इन दोनों को जब हम आपस में घटा देंगे तो ये हमारा माइनस आएगा -2.196। इन दोनों को आपस में घटाने से ये हमारा इसका मान आएगा, ये हमारा log K2 का। अब हम लोग इसमें एंटी लॉग ले लेंगे, अब इसमें हम लोग लेंगे एंटी लॉग लेने पर, अब इसमें हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे दोस्तों तो यहीं पर हमारा K2 का मान आ जाएगा। जब इसमें हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 635 सेकेंड इनवर्स, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा K2 का मान। यानी कि देखिए log K2 बराबर -2.196 आया है। जब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, जब आप लोग इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा
K2 बराबर 635 सेकेंड इनवर्स, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा NiH2O6 पे +2 का विलयन हरा रंग है किंतु Na का विलयन रंगहीन है। ये सब दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन है हमने आगे के वीडियो में करा चुका हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिए सेट 5 में आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट 5 में ये वाला क्वेश्चन आया है। CrNH3 6 पर 3 प्लस, देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब मोस्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें, देखिए ये आगे का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। यानी कि जो हमारा फ्रैक्टोज होता है उसका हमें संरचना सूत्र लिखना है। और देखिए ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि ग्लूकोज के। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग फटाक से लिख देते हैं। तो ये हमारा 5वें का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फ्रैक्टोज की संरचना, तो लिखेंगे फ्रक्टोज की संरचना। ये हमारा फ्रक्टोज की संरचना हम बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसकी फ्रक्टोज की संरचना होते हैं। फ्रक्टोज की जो हमारा फार्मूला होता है, हमारा इसका फार्मूला होता है C12H22O11। यही चीनी का भी सूत्र होता है C12H22O11। ये हमारा चीनी का सूत्र होता है। इसी को हम लोग फ्रक्टोज भी कहते हैं, इसी को फ्रक्टोज भी कहते हैं, इसी को चीनी का सूत्र भी कहते हैं। इसी का हमें संरचना बनाना है। तो चलिए इसका हम लोग संरचना बनाते हैं दोस्तों। तो हमारा इसका संरचना हो जाएगा CH2OH। इससे बॉन्ड हमारा जुड़ जाएगा CO बॉन्ड पर जुड़ जाएगा। फिर से इससे C, इससे OH, यानी कि केवल H जुड़ेगा। इससे केवल H जुड़ेगा, इधर हमारा OH जुड़ जाएगा। फिर से इधर C जुड़ जाएगा, इधर OH, अब इधर H। यही हमारा क्रिया एक बार और चलेगी। अब इधर हमारा C जुड़ेगा, इधर हमारा OH, इधर हमारा H जुड़ेगा और इधर हमारा CH2OH। यही हमारा इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। इसे हम लोग लिख देंगे फ्रक्टोज। ये हमारा फ्रक्टोज का संरचना हो जाएगा। ये हमारा फ्रक्टोज का संरचना हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा फ्रक्टोज का संरचना होगा। चलिए अब इसमें देखिए कह रहा है, इसी में हमें कह रहा है ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए इसके हम लोग 3 समीकरण को लिख देते हैं। तो लिखेंगे ग्लूकोज के 3 रासायनिक समीकरण। इसके हम लोग 3 रासायनिक समीकरण लिख देते हैं दोस्तों। तो पहला हम लोग करा देते हैं। पहला हम लोग इसको लिख देंगे C6H12O6। ये हमारा इसका संरचना यानी कि इसका आणविक सूत्र होता है। ये हमारा उसका ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसकी अपक्रिया हम लोग O2 से करा देंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाला करा दे रहे हैं दोस्तों। पहला ये, इसका जब कराएंगे तो हमारा 6CO2 + 6H2O का निर्माण होगा। अब इसमें दूसरा करा दे रहे हैं, 3 कहा था। तो देखिए पहला जब हम लोग ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अपक्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो 6C यानी कि 6CO2 + 6H2O बनेगा। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है। अब दूसरा हम लोग करा देंगे तो C6H12O11 को जब इसकी अपक्रिया ROH के साथ करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा C6H11O11। R इसके साथ जुड़ जाएगा और इसमें से एक H बाहर निकल के हमारा H2O का निर्माण कर लेगा। ये हमारा H2O बन जाएगा। अब तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा इसमें हम लोग C6H12O6 की अपक्रिया कराएंगे। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा 2C2H5OH + 2CO2। ये हमारा CO2 है, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये हमारा एथिल
एल्कोहल हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं, ग्लूकोज है। ये हमारा ग्लूकोज का 3 अपक्रिया था दोस्तों। चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड से अपक्रिया कराते हैं। ये सब दोस्तों हम ये क्वेश्चन सब आगे के क्वेश्चन में करा दिया हूँ। चलिए एक बार फिर से करा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये 6वां का क का पहला कह रहा है, ये हमें कह रहा है एथिल ब्रोमाइड यानी कि एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है। इसकी अपक्रिया हमें कह रहा है सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराना है। तो हमारा सोडियम एथोसाइड NaOC2H5 होता है। ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड होता है। इसकी अपक्रिया कह रहा है, इसकी अपक्रिया यानी कि एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराने पर क्या होगा, यही हमें कह रहा है। तो इसकी जब हम लोग अपक्रिया इसका कराएंगे दोस्तों तो हमारा ईथर बनता है C2H5, यानी कि एक C2H5 और इसमें से O इसमें जुड़ जाता है और ये C2H5 यानी कि ये वाला C2H5 यानी कि देखिए ये वाला C2H5 यहाँ पर हो जाएगा और ये जो O रहेगा वो बीच में आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो बीच में आ जाएगा और ये वाला जो रहेगा ये किनारे लग जाएगा और ये जो Na और ये जो इसमें Br बच गया। अब देखिए यहाँ पर C2H5 लग गया, इधर भी C2H5 लग गया और ये O भी लग गया, इसमें अब Na बच गया है, इधर Br बच गया। तो Na Br आपस में अब क्रिया कर लेते हैं, Na Br आपस में क्रिया कर लेते हैं। ये हमारा एकदम अच्छे से संतुलित हो गया। ये हमारा ईथर हो जाता है और ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड हो जाता है। ये हमारा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। यानी कि जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है तथा सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यही हमारा इसमें बनता है। अब देखिए इसमें दूसरा क्या कर रहा है, इसमें दूसरा कह रहा है क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन पहले बना लीजिए, क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर Cl लगा देंगे तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसकी अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, यानी कि HNO3, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, इसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। इसकी जब दोनों की अपक्रिया आपस में कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। इसकी जब अपक्रिया कराते हैं तो ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा Cl यहीं पर रहता है, ये हमारा पैरा यानी कि आर्थो पर NO2 आ जाता है, यानी कि इसमें से NO2 निकल कर यहाँ पर एक बार आर्थो पर आ जाता है और एक बार पैरा पर आ जाता है, एक बार और ये पैरा पर आ जाता है, एक बार ये हमारा यहाँ पर Cl, एक बार यहाँ पर पैरा पर NO2 आ जाता है। यही हमारा इसकी अपक्रिया होती है। जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा एक बार पैरा पर, इसका हम लोग पहले इस नाम लिख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा आर्थो नाइट्रो हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ये हमारा पैरा हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये हमारा इसका अपक्रिया हो जाएगा। जब यानी कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा ये हमारा एक बार आर्थो पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाता है और एक बार पैरा पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाता है। यही हमारा इसका रिएक्शन था। अब देखिए इसमें तीसरा रिएक्शन, इसमें तीसरा देखिए कह रहा है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग करते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा क्लोरोबेंजीन ही है। तो पहले क्लोरोबेंजीन को बना लेते हैं, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये हमारा क्लोरो, इस पर Cl लगा देंगे तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसकी अपक्रिया देखिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की अपक्रिया कह रहा है कि
623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब, यानी कि 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो इसका क्रिया हमें लिखना है। तो जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ इतने पर जब हम लोग गर्म करते हैं दोस्तों, तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा O और Na जुड़ जाता है। यानी कि इसमें देखिए O और Na, ये जो O और NO है ये हमारे यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। ये हमारा सोडियम, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करते हैं। फिनॉक्साइड, यह हमारा सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर जब गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। यही हमारा इसका रिएक्शन था। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला यानी कि चौथा कह रहा है क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन, फिर से क्लोरोबेंजीन आया। क्लोरोबेंजीन को पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इस पर Cl लगा देंगे। हमारा क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ कराएंगे। जब इसकी अपक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे दोस्तों, तो देखिए यानी कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड, यानी कि देखिए यहाँ पर एक बार ये हमारा Cl तो रहेगा ही। यहाँ पर SO3H यानी कि सल्फोनिक अम्ल, यानी कि सल्फोनिक एसिड आ जाता है। एक बार आर्थो पर आएगा, एक बार पैरा पर। देखिए एक बार आर्थो पर आ चुका है, अब यहाँ पर पैरा पर भी आ जाएगा SO3H। ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। यानी कि हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है या इसी को तेजाब कहते हैं। जब इसकी अपक्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये हमारा, इसका नाम लिख लीजिए आर्थो। आर्थो पर आया है, आर्थो क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। ये हमारा इसका IUPAC नाम है। इसी तरह इसका भी नाम लिख लेंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर आर्थो है, यहाँ पर पैरा हो जाएगा। सेम इसका भी नाम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा भी यानी कि पांचवा क्वेश्चन। इसमें एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। यानी कि एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl की अपक्रिया KOH के साथ गर्म करते हैं। ये हमारा जलीय है, कहा है जलीय विलयन। देखिए जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। जब इसके साथ गर्म करते हैं तो हमारा C2H5OH का निर्माण होता है प्लस KCl बनता है। यही हमारा एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल होता है और ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी कि जब H5 होता है दोस्तों। देखिए एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जब KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं या गर्म करते हैं तो CTH5 यानी कि एथिल एल्कोहल तथा यह हमारा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये इसके साथ अपक्रिया कर लेता है और ये इसके साथ अपक्रिया कर लेता है। यानी कि ये दोनों आपस में अपक्रिया कर लेते हैं और ये C2H5 और OH आपस में अपक्रिया कर लेते हैं तो ये हमारा C2H5 प्लस KCl बन जाता है। ये हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। अब देखिए इसमें अथवा वाला क्वेश्चन, ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसके अगले पार्ट में बनाएंगे। यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन था और आगे के सेट में भी मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ा है जिसको हमने अगले पार्ट में करूँगा। पहले इसमें जो IUPAC नाम है, पहले IUPAC नाम को कर लेते हैं। तो चलिए इसका हम लोग IUPAC नाम को लिखते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन का यानी कि ख का देखिए दोस्तों, ख का पहला देखिए क्या कर रहा है। ये हमारा CH3 CH इधर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर OH, इधर CH3। इसका हमें नाम लिखना है यानी कि IUPAC नाम लिखना है।
तो चलिए इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें IUPAC नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IUPAC का नाम लिखना वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 2 दूसरे पर प्रतिस्थापी मिला है और इस पर हमें पहले पर ही प्रतिस्थापी मिल रहा है, यानी कि पहले नहीं दूसरे पर ही प्रतिस्थापी मिला है, लेकिन 2 प्रतिस्थापी मिला है। तो पहले हम लोग इधर से हमारा अपना काउंटिंग शुरू करेंगे। तो पहले 1 2 3 4 5, यानी कि नंबरिंग करना शुरू इधर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो देखिए दूसरे पर, यानी कि दूसरे पर एक मेथिल तो लिखेंगे 2, इसका हम लोग IUPAC नाम लिख रहे हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पर 2 बार आया है, तो 2 बार के लिए 2 बार, और एक बार चौथे पर, देखिए एक बार चौथे पर आया है, यानी कि मेथिल CH3 को मेथिल कहते हैं। एक बार देखिए दूसरे पर एक, यानी कि दूसरे पर 2 बार आया है और चौथे पर 1 बार आया है। तो इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे 2, 4, और 3 बार आया है तो 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, ट्राई, और ये मेथिल है तो ट्राई मेथिल हो जाएगा, ट्राई मेथिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ट्राई मेथिल के बाद सॉरी दोस्तों, देखिए ट्राई मेथिल के बाद इसमें रिंग उंग कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें वलय वलय नहीं बन रहा है। तो सीधे अब हम लोग मुख्य श्रृंखला, यानी कि इसमें हम लोग कार्बन को ढूंढ देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन, यानी कि 5 आया है तो पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा पेंटेन हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर OH, यानी कि ऑल आया है, तो 3 पर ऑल लिख देंगे, 3 पर ऑल लिख देंगे। ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यानी कि दूसरे नंबर पर 2 बार मेथिल आया है तो 2 2, यानी कि 2, 2 लिख देंगे, और चौथे पर भी मेथिल आया है तो कामा करके चौथा लिख देंगे, और 3 बार आया है तो 3 के लिए ट्राई लिखेंगे। अब ये CH3 को मेथिल कहते हैं तो हमारा मेथिल हो जाएगा। और इसमें मुख्य हमारा जो वर्ड रूट है ये हमारा कार्बन, तो कार्बन को गिनेंगे तो 5 कार्बन आ रहा है तो 5 कार्बन को पेंटेन लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं आया है तो पेंटेन ही लिखेंगे। और तीसरे पर हमारा ऑल आया है तो ऑल लिख देंगे। ये हमारा पहले का IUPAC नाम हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा देखिए क्या हो रहा है। दूसरा हमें दिया है, दूसरा देखिए, इसे HO कहिए या OH कहिए, OH CH2 इसको हम लोग जोड़ देते हैं OH, वही बात हुआ, और इधर OH। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो चलिए इसका भी IUPAC नाम लिखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम सीधे सीधे, इसमें हमारा प्रतिस्थापी नहीं आया है, न तो इसमें प्रतिस्थापी आया है, न ही हमारा इसमें रिंग बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने कार्बन को गिनेंगे। तो 1 2 3, 3 को कार्बन आया है तो 3 के लिए, और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो 3 के लिए प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमारा देखिए OH आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। तो हम अपना नंबरिंग करना शुरू इधर से ही करेंगे। 1 2 3, 3 आया है तो 3 के लिए प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन हम लोग लिख ही दिया है। अब इसमें देखिए पहले पर OH आया है तो लिखेंगे 1, 1 पे आया है। अब यहाँ पर देखिए 2 पर आया है, और यहाँ पर 3 पे भी आया है तो 3 पे, यानी कि 1 पर OH आया है, 1 पर OH, दूसरे पर भी OH, और तीसरे पर भी आया है तो 1, 2, 3, और ये भी 3 बार आया है तो 3 के लिए ट्राई, और OH को क्या लिखते हैं आल, आल तो आल हो जाएगा, ये हमारा ट्राई आल हो जाएगा। ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा हमें दिया है CH3 कहिए या H3C कहिए। ये हमारा CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, CH दिया है, और इसमें CH2 दिया है, ये CH3 दिया है, और यहाँ पर CH3 दिया है। देखिए इसका अब यही दिया है हमें, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग नंबरिंग अपना, देखिए यहाँ पर दूसरे पर, यहाँ पर ये हमारा प्रतिस्थापी है। देखिए इतना बड़ा प्रतिस्थापी दिया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सी लिखाएगा इसका, ऑक्सीजन से इतना बड़ा प्रतिस्थापी जुड़ा है। तो हम अपना नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए दूसरे पर आया है तो दूसरे पर ऑक्सी,
और 1 2 यानी कि एथॉक्सी आया है। ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सी लिखते हैं, और 1 2 2 को एथेल लिखते हैं तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा, यानी कि क्योंकि ऑक्सीजन आया तो एथॉक्सी हो जाएगा। 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, 1 2 3 4, 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। ये हमारा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, इसका हमारा आईपीएससी नाम हो जाएगा। अब देखिए इसी में चौथा देखिए हमें कह रहा है, इसमें हमें रिंग बना कर दिया है। पहले रिंग बना लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर CH3 दिया है, OH दिया है, और यहाँ पर CH3 दिया है। ये देखिए यही हमारा रिंग था, यही हमारा रिंग था, इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है। तो देखिए जब बेंजिंग रिंग के ऊपर OH आ जाता है तो ये हमारा सीधे सीधे फिनाल बनता है। अब इसमें हम लोग पहले प्रतिस्थापी है तो पहले प्रतिस्थापी को लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग अपना नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो हमारा OH आया है, इसकी वरीयता देते हैं, तो यहीं पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबरिंग करना यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर पर और 6वें नंबर पर हमारा मेथिल आया है, तो 2,6 डाई, 2 बार आया है तो डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। और जब OH है तो OH के लिए हमारा सीधे फिनाल हो जाएगा, ये हमारा फिनाल हो जाएगा, इसका हमारा आईपीएससी नाम हो जाएगा, यानी कि 2,6 डाई मेथिल फिनॉल, इसका हमारा आईपीएससी नाम हो जाएगा। पांचवा देखिए कह रहा है, पांचवा में देखिए दिया है H3C कहिए या CH3 कहिए, CH3 CH CH CH, ये CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर Cl, यही हमारा इसका हो जाएगा। इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है, तो चलिए इसका आईपीएससी नाम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर OH है तो इसको हम लोग वरीयता देंगे, यानी कि यहीं से हम अपना काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा इसका काउंटिंग शुरू किए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में देखिए मेथिल यम आता है, तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिक करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा Cl आया है, तो यहाँ पर मेथिल यम आ रहा है और क्लोरो C आ रहा है। तो जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिक में उसको पहले लिखते हैं, यानी C हमारा पहले आता है, यम हमारा बाद में आता है, तो पहले C को लिखेंगे। तो देखिए चौथे पर हमारा क्लोरो आया है, तो 4 क्लोरो लिखेंगे, 4 क्लोरो हो जाएगा। अब इसमें जब क्लोरो का हो गया, अब इसमें हम लोग अपना मेथिल को लिखेंगे, 4 क्लोरो। अब देखिए 2 पर मेथिल आया है, कामा 3 पर भी मेथिल आया है, अब नहीं आया है, तो अब इसमें 2 बार आया है तो डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। अब इसमें कार्बन को गिनेंगे तो हमारा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। और 1 पर देखिए ऑल आया है, तो 1 आल हो जाएगा, ये हमारा इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब चलिए इसमें आगे लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें अथवा वाला में क्वेश्चन हमें दिया है। अथवा का पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला हमें बेंजीन रिंग पहले बनाया है, बेंजीन रिंग बनाइए या सीधे सीधे इसमें गोला बना दीजिए, वही बात होता है। ये हमारा OC2H5 प्लस HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया होती है, यानी कि जब इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, यही हमें अनुमान लगाना है, क्या उत्पाद बन रहा है। तो चलिए जब इसकी अपक्रिया HBr के साथ होती है, यानी कि जब इसकी अपक्रिया HBr के साथ होता है दोस्तों, तो हमारा फिनाल का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर फिनाल, यहाँ से H और यहाँ पर O, यहाँ पर OH मिलकर यहाँ पर OH बना लेते हैं, OH। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH आया तो सीधे सीधे हमारा फिनाल बन जाता है, और यहाँ पर C2H5 और Br आपस में अपक्रिया कर लेते हैं, तो हमारा C2H5Br। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो O है, O तो NH के साथ अपक्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर OH बना लेता है, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना तो सीधे सीधे फिनाल बन जाता है, और यहाँ पर जो C2H5 हमारा बचा वो Br के साथ अपक्रिया कर लेता है, तो C2H5Br बना लेता है,
ये हमारा फिनाल हो गया, ये हमारा फिनाल हो गया, और ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। ये हमारा पहला रिएक्शन था दोस्तों। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है। दूसरा भी हमें बेंजिंग रिंग ही दिया है, तो इसमें बेंजिंग रिंग बनाइए या सीधे सीधे इसमें गोला लिख दीजिए। ये हमारा हो गया, सेम सेम वही है, OC2H5 है, प्लस कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है सॉरी, सांद्र सांद्र H2SO4 कर रहा है, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराया जाता है। यानी जब इसकी अपक्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा सल्फोनिक एसिड बनता है दोस्तों। एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर, जैसे पहले हमने आपको अभी यानी कि अगले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग में यहाँ पर तो हमारा OC2H5 ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H आ जाता है। एक बार पैरा पर आएगा, एक बार आर्थो पर आएगा, तो ये हमारा आर्थो पर आ गया है, प्लस एक बार पैरे पर आएगा, पैरा पर यहाँ पर OC2H5 ही रहेगा, और एक बार पैरा पर SO3H आ जाएगा। तो इसका हम लोग IPSC नाम करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आर्थो ये हमारा आर्थो एथेनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ये हमारा, इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड करते हैं, सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह इसको हम लोग पैरा एथेनॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिख देंगे। ये हमारा इसका हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा हमें देखिए दोस्तों, तीसरा हमें इसमें कह रहा है, तीसरा देखिए इसमें हमें, ये हमारा तीसरा H3C कहिए या CS3 कहिए, ये हमारा CH++CH2। जब इसकी अपक्रिया यानी कि जल अपघटन इसका कराते हैं, या जब इसकी जल अपघटन कराते हैं दोस्तों, यानी कि जब CH3CH++CH2 का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ये हमारा CH3 और यहाँ पर भी OH आ जाता है, यहाँ पर OH आ जाता है। यही हमारा इसका, यानी कि जब इसकी अपक्रिया यानी कि जल अपघटन कराते हैं तो यही हमारा बनता है, यानी कि प्रोपेनाल बनता है, प्रोपेनाल कहिए या प्रोपेन। दूसरे पर आ रहा है तो इसको सीधे सीधे प्रोपेनाल भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग सीधे सीधे इसे प्रोपेन, और दूसरे पर आया है तो दूसरे पर 2 आल कह सकते हैं। ये हमारा इसका IPSC नाम हो गया। अब देखिए इसमें चौथा देखिए इसी में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए चौथा भी यही कर रहा है, H3 कहिए या CH3 CH2CH, ये CHO एल्डिहाइड, और यहाँ पर CH3, इसकी अपक्रिया यानी कि NaBH4, जब इसकी अपक्रिया NaBH4 के साथ कराते हैं दोस्तों तो ये हमारा CH3CH2OH बन जाता है, और यहाँ पर CH3 बन जाता है। यही हमारा इसका रिएक्शन होता है, यानी कि जब इसकी अपक्रिया NaBH4 के साथ कराते हैं तो CH3CH2CH CH2OH और CH3 बन जाता है। ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया। अब देखिए इसी में पाँचवा देखिए, ये हमारा रिंग बनाया है, रिंग बनाइए या सीधे सीधे इसमें गोला लिख दीजिए, COOH हो जाएगा। ये भी हमारा COOH, देखिए यही वाला हमें दिया है, यही हमें दिया है। इसकी अपक्रिया हमें कह रहा है, इसकी अपक्रिया SOCl2, और इसे ताप दिया जा रहा है, यानी कि इसे गर्म किया जा रहा है, तो क्या बनेगा यही हमें पूछ रहा है। यानी कि जब इसकी अपक्रिया SOCl2 के साथ गर्म करते हैं या इसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाता है CuCl, यहाँ पर भी CuCl, यानी कि जो हमारा Cl2 होता है, Cl2Cl+Cl होता है, एक Cl इसके साथ आ जाता है और एक Cl इसके साथ आ जाता है। यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये हमारा हो गया। अब ये जो 7वां सेट है, इसे 7वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि अगले पार्ट में करेंगे। और ये जो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है ये भी अगले पार्ट में यानी कि जब 7वां क्वेश्चन कराएंगे तो करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।